सुप्रभात। कक्षा तीसरी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 2, ध्वनि एवं वर्ण। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण व्याख्यान 1। बच्चों, आज हम कक्षा में व्याख्यान 1 में पाठ 2 ध्वनि एवं वर्ण का अध्ययन करेंगे। ध्वनि एवं वर्ण, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में फोन्स एंड अल्फाबेट्स कहते हैं। तो चलिए बच्चों, पाठ 2 के अध्ययन की शुरुआत करते हैं। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए तथा समझिए कि इस चित्र में क्या बताया जा रहा है। दिए गए चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए, पढ़िए तथा समझिए। यह एक बारिश का चित्र है। यह एक बारिश का चित्र है। इस चित्र में बादल गड़गड़ कर रहे हैं। इस चित्र में बादल गड़गड़ कर रहे हैं। बिजली कड़कड़ कर रही है। बिजली कड़कड़ कर रही है। और बारिश झमझम हो रही है। बारिश झमझम हो रही है तथा बच्चे पानी में छप छप कर रहे हैं। तथा बच्चे पानी में छप छप कर रहे हैं। इस चित्र में बादल गड़गड़ कर रहे हैं। बिजली कड़कड़ कर रही है। बारिश झमझम हो रही है और बच्चे पानी में छप छप कर रहे हैं। बच्चों, आपने इस चित्र को देखा। इसमें बादल गड़गड़ कर रहे हैं। बिजली कड़कड़ कर रही है। बारिश झमझम हो रही है और बच्चे पानी में छप छप कर रहे हैं। तो बच्चों, आपने उस चित्र को ध्यानपूर्वक देखा। उस चित्र में बताया गया था कि बादल गड़गड़ कर रहे हैं, बिजली कड़कड़ हो कर रही है, बारिश झमझम हो रही है और बच्चे पानी में छप छप कर रहे हैं। गड़गड़, कड़कड़, झमझम तथा छप छप शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। तो इसमें आपको बताया गया था कि गड़गड़, कड़कड़, कौन गड़गड़ करते हैं? बादल। कड़कड़ क्या करती है? बिजली। झमझम क्या हो रही थी? बारिश। और छप छप कौन कर रहे थे? बच्चे। ये सभी शब्द विभिन्न ध्वनियों के मेल से बने हैं। इन्हीं ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए कुछ लिखित चिन्ह बनाए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को वर्ण कहते हैं। अ, ए, ओ, क, म, ल आदि अलग अलग ध्वनियों के लिए बनाए गए वर्ण है। ध्वनियां
दो प्रकार की होती है। ध्वनियां दो प्रकार की होती है। ध्वनि नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। इसमें बताया गया है छोटा अ, छोटी ए, छोटा ओ, क, म, ल आदि अलग अलग ध्वनियों के लिए बनाए गए वर्ण है। अलग अलग ध्वनियों के लिए बनाए गए वर्ण है। तो हिंदी भाषा में जो ध्वनियां होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की ध्वनि। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। नंबर 1 स्वर, नंबर 2 व्यंजन। स्वर, स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाती है। क्या क्या है? स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है वे स्वर कहलाती है। जब हम ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तो उसका उच्चारण करते समय जो हमारे मुंह की वायु होती है बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है तो वह स्वर कहलाती है। हिंदी के प्रमुख स्वर जो संस्कृत से प्राप्त हुए हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। इस प्रकार है, जैसे कि हिंदी के प्रमुख स्वर जो संस्कृत से प्राप्त हुए हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं जो इस प्रकार है, जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर है जो कि हिंदी भाषा से लिए गए हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है। ए, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में या मुख में रुकावट उत्पन्न होती है वे व्यंजन कहलाती है। इसके अलावा व्यंजन का स्वतंत्र रूप में उच्चारण हमेशा किसी न किसी स्वर के साथ मिलकर किया जाता है। अब हम एक बार फिर से चर्चा करेंगे व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में या मुख में रुकावट उत्पन्न होती है। स्वर में क्या था? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है वह स्वर कहलाती है। और व्यंजन क्या होता है? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में या मुख में रुकावट उत्पन्न होती है वे व्यंजन कहलाती है। इसके अलावा व्यंजन का स्वतंत्र रूप में उच्चारण हमेशा किसी न किसी स्वर के साथ मिलकर किया जाता है। अब हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 33 व्यंजन। क,
ख, ग, घ, ण। जैसे कि ये मौखिक है, ये विसर्ग और ये नासिक के अनुस्वार। क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग और प से प वर्ग। ये 5 मौखिक ध्वनियां होती है। क वर्ग क ख ग घ ण, च वर्ग च छ ज झ ण, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, त वर्ग त थ द ध न, प वर्ग प फ ब भ म, य र ल व श श स ह। ये 33 व्यंजन है। हिंदी भाषा में 33 व्यंजन होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। तो हिंदी भाषा में 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। संस्कृत से प्राप्त ध्वनियों के अलावा हिंदी में कुछ और ध्वनियां भी मिलती है, जैसे आगत ध्वनियां, नवविकसित ध्वनियां, परंपरागत ध्वनियां। संस्कृत से प्राप्त ध्वनियों के अलावा हिंदी में कुछ और ध्वनियां भी मिलती है। कौन कौन सी मिलती है? 3 ध्वनियां हैं। कौन कौन सी? आगत ध्वनियां, नवविकसित ध्वनियां और परंपरागत ध्वनियां। आगत ध्वनियां। आगत शब्द का अर्थ है आई, हुई। जो ध्वनियां विदेशी भाषाओं से हिंदी में आई है, जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आई है, वे आगत ध्वनियां है। जैसे आ, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज, फुटबॉल, कॉफी आदि। ज के नीचे और फ के नीचे नुक्ता, जैसे कि जमीन, बाजार, दरवाजा, फर्श, फाइल, फर्नीचर आदि। आगत ध्वनियां कौन सी होती है? आगत शब्द का अर्थ है आई हुई। जो ध्वनियां विदेशी भाषाओं से हिंदी में आई है, वे आगत ध्वनियां है। जैसे आ, जैसे डॉक्टर, ये है तो विदेशी भाषाओं के शब्द, अंग्रेजी में इनको बोला जाता है, लेकिन लिखते समय ये हिंदी भाषाओं में आती है, जैसे कि डॉक्टर, कॉलेज, फुटबॉल, कॉफी आदि। ज तथा फ, ज के नीचे नुक्ता मीन्स बिंदु और फ के नीचे भी नुक्ता चिन्ह लगाया जाता है, जैसे फ। जमीन, अगर हम इसको जमीन पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जमीन, बाजार, दरवाजा, फर्श, फाइल, फर्नीचर आदि। नवविकसित ध्वनियां। पहले हमने आगत ध्वनियां पढ़ी, अब हम नवविकसित ध्वनियां पढ़ेंगे। नवविकसित ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो संस्कृत में नहीं थी। इनका विकास हिंदी में ही हुआ है। नवविकसित ध्वनियां किसे कहते हैं और ये कौन सी होती है? नवविकसित ध्वनियां वे ध्वनियां हैं जो संस्कृत में नहीं थी। इनका विकास हिंदी में ही हुआ है। जैसे अनुनासिक, यह नवविकसित स्वर है। अन्य नासिके ध्वनियों की तरह इसके उच्चारण में भी हवा मुंह और नाक दोनों से बाहर निकलती है। इसके लिए बिंदु तथा चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुस्वार और अनुनासिक कहते हैं, के चिन्ह बनाए गए हैं। जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगा होता है, उन पर बिंदु
तथा जिनकी शिरोरेखा के ऊपर स्थान खाली होता है उन पर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे कि अंगूठी, आंख, पूंछ, भैंस, नींद में आदि। तो इसमें आपने क्या देखा कि अनुनासिक जो होती है इसमें क्या करते हैं, ये इसके लिए बिंदु और चंद्र बिंदु के चिन्ह लगाए जाते हैं। तो जिन स्वर वर्णों की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा चिन्ह लगा होता है उस पर हम बिंदु लगाते हैं, और जिसकी शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान होता है उस पर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। जैसे कि आपको कुछ उदाहरण बताए, अंगूठी, आंख, पूंछ, भैंस, नींद में आदि। अण और ढ, अण तथा ढ व्यंजन जैसे कि ड और ढ से भिन्न है। इनके नीचे अनुस्वार होता है और ये अलग है। इसमें तो हम लोग डमरू, ढक्कन शब्द भी बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों का प्रयोग कभी शब्द के शुरू में नहीं किया जाता, या तो बीच में होता है या फिर अंत में होता है। ठीक है, अण और अण, इन दोनों का प्रयोग क्या होता है, या तो बीच में होता है या अंत में होता है। इसका प्रयोग कभी भी शुरुआत में नहीं किया जाता, लेकिन जब इनके नीचे अनुस्वार नहीं होता तो इनका प्रयोग हम शुरुआत में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया डमरू, ढक्कन, इनका प्रयोग मैंने शुरुआत में किया, तो इनका प्रयोग हम क्या करते हैं, या तो बीच में करते हैं या शब्द के अंत में करते हैं। जैसे लड़का, घोड़ा, मोड़, जोड़, बूढ़ा, बाढ़ आदि। देखो कहीं पर हमने बीच में किया और कहीं पर हमने अंत में किया। लड़का, घोड़ा, मोड़, जोड़, बूढ़ा, बाढ़ आदि। परंपरागत ध्वनियां। परंपरागत ध्वनियों में हम अनुस्वार और विसर्ग पर चर्चा करेंगे। किस पर चर्चा करेंगे, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार, अनुस्वार एक नासिक्य व्यंजन है। क्या है, नासिक्य व्यंजन है। इसे बिंदु से लिखा जाता है। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, बिंदु। जैसे बंदर, पंजाब, संतरा, गंगा, पंडित आदि। तो अनुस्वार का क्या चिन्ह होता है, बिंदु। इसे बिंदु से लिखा जाता है। ये एक नासिक्य व्यंजन है। जैसे कि बंदर, पंजाब, संतरा, गंगा, पंडित आदि, जहां पर हम आधा न का प्रयोग करते हैं। तो अब क्या होता है, हम आधा न की जगह अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इस अनुस्वार, इस बिंदु का अर्थ ही क्या है, आधा न। विसर्ग, इसे वर्णमाला में अ के साथ विसर्ग के रूप में दिखाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बड़ा अंक खाली। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, पूर्णतः आदि। पुनः, कुछ भी शब्द ले सकते हो। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाबी कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाबी कहते हैं। इसे वर्णमाला में अ के साथ अनुस्वार अह, जैसे कि अह, जिसे हम बोलते हैं बड़ा अंक खाली, के रूप में दिखाया जाता है। जैसे प्रातः, अतः, स्वतः, पूर्णतः आदि। तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाबी कहते हैं। जैसे कि प्रातः, सुबह होगी, प्रातःकाल हो गया। अतः, इसीलिए। स्वतः, अपने आप। पूर्णतः, पूरा हो गया। तो इनके लिए हम इन शब्दों के साथ हम विसर्ग भी लगाते हैं। इन्हें हम अयोगवाबी कहते हैं। मात्रा चिन्ह, व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाने वाले स्वर वर्णों को ही मात्रा चिन्ह कहते हैं। मात्रा चिन्ह कहते हैं प्रत्येक स्वर अ को छोड़कर, या प्रत्येक स्वर की मतलब जो अपनी अपनी मात्रा होती है,
अ को छोड़कर, अ की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे कि आ। जब एक बच्चा छोटा होता है सबसे पहले वह क्या सीखता है? शब्द बनाना। फिर उसके बाद उसको वाक्य बनाना सिखाया जाता है। तो वाक्य बनाने से पहले उसको मात्राओं की जानकारी दी जाती है, जैसे आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा। ऐसे करते करते उसको सारी मात्राओं का ज्ञान हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिए गए, ये है स्वर, अ से औ तक। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ए आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। मात्रा चिन्ह, अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ की ये मात्रा होती है। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, छोटे ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और औ की मात्रा। आधा क जमा में अ मिलकर बना क, क्योंकि इनकी कोई मात्रा नहीं होती। जैसे मैंने शब्द बनाया कम, कल, कर। आ की ये मात्रा होती है। आधा क जमा में आ की मात्रा मिलकर बन गया का, जैसे कान, काम, काल। छोटी ई, आधा क जमा में छोटी ई मिलकर बना की, किला, किनारा, किसान। बड़ी ई, आधा क और बड़ी ई की मात्रा मिलकर बना की, कील, कीमत, कीचड़। छोटा ओ, आधा क और छोटा ओ मिलकर बना कु, कुल, कुछ, कुआं। बड़ा ऊ, आधा क और बड़ा ऊ मिलकर बना कू, कूल, कू, कूद। री की मात्रा, आधा क और री की मात्रा मिलकर बना क्री, कृषक, कृपा, कृपाण। ए की मात्रा, आधा क और ए की मात्रा मिलकर बना के, केला, केक, केसर। आई की मात्रा, आधा क आई मिलकर बना कई, कैद, कैलाश, कैसा। ओ की मात्रा, आधा क जमा में छोटा ओ मिलकर बना को, जैसे कोयला, कोस, कोट आदि। औ की मात्रा, आधा क और बड़ा ओ मिलकर बना कौ, जैसे कौआ, कौन, कौशल आदि। हमने सीखा, तो इस पाठ से हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले ध्वनियों के लिखित रूपों को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूपों को वर्ण कहते हैं। स्वर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाती है। क्या क्या सीखा? एक तो सीखा वर्ण किसे कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूपों को वर्ण कहते हैं और स्वर किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के मुंह से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाती है। और क्या सीखा? व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में या मुख में रुकावट उत्पन्न होती है, वे व्यंजन कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यंजन। व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से होता है। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में मुख से बाहर निकलने वाली वायु के मार्ग में या मुख में रुकावट उत्पन्न होती है, वे व्यंजन कहलाती है। और व्यंजनों का उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से होता है। आ
ज तथा फ आगत ध्वनियां है। क्या है? आगत ध्वनियां है। चंद्र बिंदु अण ण न विकसित ध्वनियां है। क्या है? न विकसित ध्वनियां है। अनुस्वार और विसर्ग परंपरागत ध्वनियां है। जैसे कि मैंने अभी आपको सारा बताया कि आगत ध्वनियां कौन सी होती है, न विकसित ध्वनियां कौन सी होती है और परंपरागत ध्वनियां कौन सी होती है। अनुस्वार और विसर्ग, चंद्र बिंदु, अण और ढ, आ, ज और फ। अब मैं आपको पार्ट 2 से संबंधित गृह कार्य देना चाहती हूँ। नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण पाठ 2 ध्वनि एवं वर्ण से संबंधित पृष्ठ संख्या 16-17 किताब में करो। अंत में मैं केवल यही कहना चाहूंगी, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।